नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नई उम्मीदें, नए सपने, नई ऊर्जा, नई किरण के साथ कर लेते हैं नया सवेरा की शुरुआत, क्योंकि नया सवेरा हर रोज लाती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपका मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और नया सवेरा में आज हम बात करेंगे नए भारत की, बदलते हुए भारत की और आत्मनिर्भर भारत की। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे प्रेस रिपोर्ट्स, अखबारों में आज कौन कौन सी प्रमुख खबरें हैं। साथ ही साथ आर्थिक विकास की भी आपको दिखाएंगे झलक। और खेल जगत में क्या कुछ है हिट, कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, करेंगे इस पर भी बात। साथ ही साथ आप तकनीक के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं, इसलिए बात होगी टेक्नोलॉजी टॉक की भी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ चल रहा है, होगा वर्ल्ड वॉच में, उस पर नजर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के अनुसार आगामी 1 नवंबर से कई राज्यों में शुरू हो सकती है मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर होगी चर्चा। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान मोंथा में बदला। अगले 12 घंटों में मोंथा तूफान के तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की में जारी बातचीत के बीच सीमा पर फिर भड़का संघर्ष। भीषण गोलीबारी के बीच तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों को मार गिराया। और आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन। व्रती लोग आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर करेंगे सुख समृद्धि की कामना। और नया सवेरा में विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के साथ। जी हां, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है और वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव भी जमकर इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो बिहार में जहां चुनाव प्रचार तेजी पकड़े हुए हैं, वहीं सियासत भी अब तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी बीच कांग्रेस ने फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस भी इस समय बिहार विधानसभा चुनाव के रण में उतर चुकी है, जहां स्टार प्रचारकों के नाम की सूची की घोषणा कर दी है और करीब 40 ऐसे नाम हैं कांग्रेस की तरफ से जो ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर अपने पक्ष में इस चुनाव को करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश इस राजनीतिक रण में की जाएगी। और इसी बीच चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके नतीजों के प्रसारण पर सख्त पाबंदी लगा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल कराने या उनके नतीजे प्रसारित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम 1951 की धारा 126A के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी कर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों पर एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रचार करने पर ये रोक लगाई है। आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में होने वाला है। 6 और 11 नवंबर वो तिथि है। साथ ही अगर नतीजों की बात की जाए तो 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और कुमार आलोक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट के साथ। कुमार, सबसे पहले तो यही बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम देख रहे हैं हर दल जो है वो अब जोर पकड़ चुका है। ऐसे में महागठबंधन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपने जो स्टार प्रचारक है उनकी सूची जारी कर दी है। इस वक्त अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी आज की अगर हम बात करें या कल की अगर बात करें तो पूरा बिहार जो प्रदेश है वो छठ के माहौल में सरोवर है। और कहिए कि जो छठ पर्व बहुत ही यहाँ महान पर्व है बिहार के लिए खास करके, और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं छठ पर्व को बनाने के लिए। और राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो आज आप देखेंगे कि जहां भी छठ हो रहा है, जहां तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, नदियां होती है, उनके पास घाट होता है और छठ घाट होता है, तो वहां आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो जाएंगे, छठ के व्रतियों को आशीर्वाद लेंगे उनसे। तो ये पूरा का पूरा माहौल आज छठ का है। लेकिन आपने जो राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की तो अभी कांग्रेस के अलावा आरजेडी और महागठबंधन जो प्रचार में शिथिल पड़ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि भाजपा ने लीड ले रखा है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो प्रचार कर चुके हैं और फिर प्रचार कार्य पे वो आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जेपी नड्डा हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, मतलब पूरा का पूरा इंडिया ने अपनी ताकत झोंक रखी है। लेकिन अब जो है महागठबंधन ने भी अपनी ताकत झोंकनी शुरू की है। तेजस्वी यादव के साथ साथ सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई सीपीएम के बड़े नेता, इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता, कल इमरान प्रतापगढ़ी उन्होंने 4-5 जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा अशोक गहलोत, बाकी जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है वो भी यहाँ पर आज से वो प्रचार करना शुरू करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात महागठबंधन की है वो जो सीटों का पेच है अभी तक नहीं सुलझा है। इसमें सबसे अहम है सीपीआई ने 4 सीटों पर, यानी बछवाड़ा, बिहार शरीफ और राजा पाकर जैसी सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उसने सीपीआई ने अपना कैंडिडेट डाल रखा है। और अब जो महागठबंधन के नेता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य हो, और दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी और सीपीआई ने, इन 4 सीटों पर महागठबंधन के जो स्टार कैंपेनर है, मुकेश सहनी है, चाहे जो भी है, उनको निमंत्रण दे रखा है। और ये महागठबंधन के नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि इन 4 विधानसभा क्षेत्र में हम कैसे जाए। कल सोशल मीडिया में एक खबर फैली कि सीपीआई के पक्ष में तेजस्वी यादव आएंगे, राजा पकड़ में वो सभा करेंगे। लेकिन उसके बाद तुरंत आरजेडी ने खंडन किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत भ्रामक खबर है। तो महागठबंधन के अंदर जो चल रही है अभी सनातनी जो चल रही है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कांग्रेस के जो बड़े नेता है या महागठबंधन के बड़े नेता है, उनका प्रयास लगातार जारी है कि इस खाई को, जो खाई बनी हुई है महागठबंधन के दलों के अंदर, कहीं ना कहीं कहा जाए बिहार इस समय 2 छठा में रंगा हुआ है। एक छठ का महापर्व मनाया जा रहा है और एक चुनावी महापर्व यहाँ मनाया जा रहा है, और यहाँ चुनावी रंग में भी इस समय रंगा हुआ बिहार नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग भी सख्ती से निगरानी बनाए हुए है। एग्जिट पोल पर एक एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में क्या मुख्य बिंदु है आलोक? देखिए, सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग ने एक तरह से कहा है कि लिमिटेशन में रहने के लिए एआई का इस्तेमाल अगर आप करते हैं भ्रामक प्रचार करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने दल को आगे दिखाने के लिए, तो उस पर भी काफी सख्त गाइडलाइन जारी किया चुनाव आयोग ने। और देख रहे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सोशल मीडिया को अगर छोड़ दे तो बाकी जो गाइडलाइंस है, इतनी सघन तलाशी हो रही है यहाँ पर कि अगर आप आम आदमी भी है
और आम आदमी आप अगर कहीं जा रहे हो तो इतनी सघन तलाशी है, हर एक मतलब 200 मीटर पर 500 मीटर पर चेक पोस्ट बने हुए हैं और वहां पर सघन तलाशी हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि चुनाव आयोग ने जो यहाँ पर इंतजाम किया है, या जिला प्रशासन हो चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं कि अगर चुनाव में गड़बड़ी करने की कोई सोचे भी तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम गड़बड़ी करें या ना करें। और दूसरी तरफ से प्रशासन की ओर से मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर जो दबंग जाति के लोग हैं या दबंग लोग हैं वो कमजोर जाति के लोगों को यानी कमजोर लोगों को वोट देने से रोकने की कोशिश करते हैं। तो वहां भी प्रशासन ने पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किया है, चाहे वो सीआईएसएफ भी। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सीआईएसएफ जो है वो मैदान में है, क्योंकि सीआईएसएफ अधिकतर आप देखते हैं कि औद्योगिक सुरक्षा बल है, वो मेट्रो में चाहे एयरपोर्ट पे उनकी तैनाती होती है। लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं कि इस बार सिक्योरिटी को लेकर के यानी सुरक्षा कर्मियों की जहां बात होती है, सीआरपीएफ होते हैं, बीएसएफ होता है, आरएएफ होता है, लेकिन इस बार सीआईएसएफ को भी सघन उनकी तैनाती की गई यहाँ पर बिहार में। बिल्कुल कुमार आलोक, इसके साथ ये भी बताइए कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में एनडीए की बात की जाए या फिर जिस तरह से एनडीए तो धुआंधार प्रचार में जुटा हुआ है ही, महागठबंधन की भी अगर बात की जाए या त्रिकोणीय जिस तरह से इस बार मुकाबला होता हुआ हम देख रहे हैं, घोषणा पत्र किस तरह से इस बार नजर आएंगे, किस तरह के दावे, किस तरह के वादे जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि बात घूम के वही आती है कि सत्ता पक्ष के पास बहुत कुछ है गिनाने के लिए, लेकिन विपक्ष किस तरह से जनता को अपनी तरफ करेगा, क्योंकि भ्रम फैलाने की स्थिति लगातार सामने है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है उन्होंने जो वादे किए हैं, इसके उलट जो आप आरजेडी का घोषणा पत्र नहीं कहे, उसको आप वादे जो कहे थे, इसलिए कहा कि हम हर घर को नौकरी देंगे, माई बहन योजना यहाँ पर लागू करेंगे झारखंड की तर्ज पर। इसके अलावा उनका कहना है कि जो युवाओं को रोजगार, हम जो हर घर की नौकरी की जो बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि कैबिनेट की पहली बैठक में, यानी हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में हम इस जो हमने वादा किया है कि हर घर को नौकरी हम देंगे, तो कैबिनेट की पहली बैठक में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी जो चीज है कि जीविका का जो गठन हुआ है बिहार में, नीतीश कुमार और एनडीए का ये सबसे सक्सेसफुल योजना है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका का गठन किया गया था, और आज करोड़ों महिलाएं इससे जुड़ी हुई है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने 10-10 हजार रुपये उनको औद्योगिक सुरक्षा के लिए या औद्योगिक सहायता के लिए उनको 10-10 हजार रुपये उनके खाते में डाले गए हैं, जो 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को ये लाभ मिला है। और भी जो महिलाएं बची हुई है, जो जीविका में है या जीविका में जो रजिस्टर्ड है, उनको भी दिया जाएगा। तो जीविका एक आंदोलन है, और खासकर एनडीए सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है, और यही कारण है कि महिलाएं अच्छी तादाद में नीतीश कुमार और एनडीए की वोटर है। सियासी बयानबाजी तो एक तरफ है, लेकिन जनता को अगर लुभाना है तो उनको मुद्दों से गिनवाना होगा, साथ ही साथ कैसा अगले 5 साल का कार्यकाल रहना होगा, इसमें घोषणा पत्र में ये तमाम वायदे दिखने चाहिए और उस पर अमल करते हुए भी वो सरकार करती हुई दिखनी चाहिए। ऐसे में अब जनता यही कह रही है, यही सोच रही है कि किसे वोट दिया जाए। फिलहाल कुमार, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग आज एक अहम घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज अपना कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आज शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि पिछले 20 वर्षों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। आयोग के अनुसार इस दौरान तेज शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जनसंख्या का पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पहले चरण में इसे उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो देश भर में एसआईआर प्रक्रिया पर आज चुनाव आयोग की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि कैसे एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश भर में लागू की जाए। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में यहाँ
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और उसके बाद से तमाम बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें अब चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर निकला है कि किस तरीके से इसको अमल में लाया जाए और देश भर में ये विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की जाए। ये चुनाव आयोग का ये तर्क है कि तेज शहरीकरण की वजह से शिक्षा का बदलाव और कई सालों में जो वोटर हैं वो बदले हैं, उनमें बदलाव आया है, कई ऐड हुए हैं, कई डिलीट हुए हैं, तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया करना ज़रूरी है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग से के जरिए। ऋषि कुमार इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आपसे पूछना चाहेंगे कि बड़ी अहम बात है कि देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की जाए, ऐसे में चुनाव आयोग किस तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है? कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि पहले चरण में उन राज्यों पर फोकस किया जाएगा जहां पहले चुनाव होने हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर लेकर पहले ही ऐलान कर दिया था जून में अपने आदेश में, तो पूरे एसआईआर लागू होगी, न सिर्फ बिहार, जबकि इसको लेकर तमाम राजनीति हुई और उसके बाद ये तय हो आयोग के द्वारा कि एसआईआर होना है और नियम सम्मत है, संविधान में उनके पास से प्रदत्त अधिकार है, उस आधार पर उनको एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के मसले भी इसमें आए और कोर्ट ने भी कहा कि आयोग के पास ये अधिकार है और संविधान उन्हें ये अनुमति देता है कि वो इस एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। पहले ये एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चली और उसके बाद ये पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग का ऐलान देगा और जैसा कि दो बातों को रखा गया है कि पहले वहां पर उसके आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो 2003-2004 तक तकरीबन वादी एसआईआर के जरिए प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे दिल्ली में 2008 में भी एसआईआर हुआ था, तो उसके आधार पर देखा जाए तो 20 उनका नाम शामिल होना है। अब इसको कैसे, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने हैं वहां पर करीब 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, पहले एसआईआर की प्रक्रिया को वहां पूरा कर लिया जाए और जिन राज्यों में पंचायत होने हैं वहां पर इस प्रक्रिया को न शुरू किया जाए, क्योंकि पंचायत चुनावों के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और इस लिहाज से देखा जाए तो उन राज्यों में जहां पर पंचायत से संबंध जैसे संभवतः नहीं किया जाएगा, हालांकि आयोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सब चीजों को स्पष्ट करेगा, लेकिन सूत्र बताते बिल्कुल ऋषि, तो आज चुनाव आयोग की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 4:15 बजे निर्धारित की गई है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि किस तरीके से पूरे देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और किन किन राज्यों पर पहले फोकस किया जाता है। फिलहाल ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई के मझगांव डॉक पर लाभार्थियों को अत्याधुनिक डीप सी फिशिंग वेसल्स वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम सहकारिता आधारित डीप सी फिशिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल को प्रदर्शित करेगा। इन नौकाओं का वितरण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया जा रहा है। प्रत्येक नौका की लागत लगभग 1.2 करोड़ है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारत सरकार के मत्स्य विभाग का वित्तीय सहयोग शामिल है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। ये कार्यक्रम भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई नौकाएं मछुआरों को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और हाई सीज में संसाधनों के दोहन की सुविधा देगी, जिससे विशेषकर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली मछलियों की पकड़ बढ़ेगी और भारत के समुद्री निर्यात को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही अमित शाह इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का भी उद्घाटन करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस समय सेशल्स में हैं और सेशल्स दौरे का आज उपराष्ट्रपति का दूसरा और अंतिम दिन है। उपराष्ट्रपति आज सेशल्स के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे।
इससे पहले कल उन्होंने सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर हरमिनी को भारत की ओर से बधाई दी और भारत और सेशेल्स के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को भी दोहराया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने सेशेल्स में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। सेशेल्स के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर हरमिनी को सेशेल्स के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह के पहले सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय समुदाय के एक समारोह में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। I am especially delighted to meet with you, the Indian diaspora, whose presence here is a living testament to the enduring friendship between our two countries. इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत और सेशेल्स अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ेगी। सेशेल्स भारत की विजन महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। अपनी यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने भारत सेशेल्स के रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो साझेदारी है ये दोनों देशों को भविष्य में और पास लेकर आएगी और इसमें भारतीय समुदाय का एक अहम हिस्सा रहेगा। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ डीडी न्यूज़ के लिए सेशेल्स से मैं जयंती झा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अपने सफर को बढ़ाएं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मलेशिया के कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम को 6:30 बजे गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर भारत के दृष्टिकोण को प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तुत करने वाले हैं। और ये जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता शामिल है। इस सम्मेलन में आपको बता दें, आसियान देशों के 11 सदस्य देशों के साथ साथ 8 प्रमुख साझेदार देशों के नेता भी भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने 3 बड़ी बैठकों में हिस्सा लिया है। सबसे पहले विदेश मंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भेंट कर आसियान शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। और वहीं व्यापार पर भारत अमेरिका तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मलेशिया में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो के बीच हुई इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। और इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, अगर भारत का रुख देखें तो इंडो पैसिफिक के लिए हमेशा भारत अपनी आवाज उठाता रहा है। आज जब विदेश मंत्री ईस्ट एशियन समिट में भाग लेने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से रहेंगे और व्यापार की दृष्टि से भी कैसे देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा?
देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है आज। जैसा कि आप जानते हैं कि आसियान शिखर सम्मेलन के 3 फॉर्मेट होते हैं। एक आसियान शिखर सम्मेलन होता है जो आसियान के सदस्य देशों के बीच में होता है। पहले उसमें 10 सदस्य थे, अब तिमोर लेस्टे के आने के बाद 11 सदस्य हो गए। उसके बाद आसियान अपने डायलॉग पार्टनर से बात करता है, मतलब आसियान भारत, आसियान अमेरिका, आसियान चीन, इस तरीके से उनका फॉर्मेट है। तो कल आसियान भारत की बात हुई जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से यहाँ से संबोधित किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे और एक संयुक्त जो है बयान भी जारी किया गया आसियान और भारत के साथ। आज उसका फाइनल है कि आज आसियान के सारे देश और जो 8 उनके पार्टनर कंट्रीज हैं, उन 8 पार्टनर कंट्रीज को लेके एक आसियान का एक होता है ईस्ट एशिया समिट आयोजित है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये होती है कि देखिए, ये पूरा जो आसियान रीजन है और पूर्वी जो एशिया है, वो पूर्वी एशिया समुद्र के बीच में स्थित है। छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं बहुत सारे इनके पास, और ऐसे में समुद्री आवागमन का ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। तो इस पूरे इलाके की सुरक्षा और इस पूरे इलाके में किस तरीके से नेविगेशन हो, किस तरीके से जहाज जाए, समुद्री दस्यु उन पे हमला न करे, आतंकवादी उन पे हमला न करे, और उसके अलावा व्यापार बहुत ही स्मूथ तरीके से चले, इसके लिए ये 19 सदस्य आज बैठेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी इसमें शामिल होने की संभावना है क्योंकि वे ऑलरेडी कुआलालंपुर में है। तो निश्चित तौर पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भारत उठाएगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देखिए, ये जो सारे इलाके के देश है वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से। जब कई बार होता है कि जब क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन होता है तो इनके सामने जलमग्न होने की आशंका रहती है, उनका भय रहता है। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए किस तरीके से जो भारत और आसियान के अन्य देश तथा अन्य जो 7 और देश है भारत के अलावा, वो सारे देश किस तरीके से क्लाइमेट चेंज पे बात कर सकते हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा जो है व्यापार की आवाजाही, व्यापार के मामले में किस तरीके से इन देशों को, आसियान के इस इलाके के देशों को, उसके अलावा जो है भारत किस तरीके से इन देशों के साथ जुड़ सकता है, इस पे बात होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पूरे इलाके में जो इंडो पैसिफिक है, जिसमें कि फ्री नेविगेशन की बात होती है कि जिस इलाके से जो भी जहाज जुड़े उस पर कोई पाबंदी न हो, इस बात की चर्चा होगी। तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होनी है क्योंकि यह जो पूरा इलाका है, यह इलाका जो है वो व्यापार का सबसे सुरक्षित मार्ग माना जाता है। इस इलाके से बहुत सारे व्यापार के जहाज जाते हैं। इस इलाके में बहुत सारे सैनिक अभ्यास भी इसलिए किए जाते हैं ताकि इस इलाके के जो व्यापारिक जहाज है उन पे कोई क्षति न पहुंचे, उन पे कोई हमला इस तरीके से ना हो। तो कह सकते हैं कि भारत इन सारे मुद्दों को उठाएगा अपनी तरफ से। और संभावना इस बात की भी है कि चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक बात यह भी उठेगी कि किस तरीके से एक तरफा टैरिफ जो है, एक तरफा टैरिफ नहीं लगना चाहिए ताकि दुनिया के देशों में जो व्यापार का जो एक नीति बनी है, विश्व व्यापार संगठन बना है, उसके नियमों के मुताबिक जो भी है वो व्यापार का काम हो। तो निश्चित तौर पे आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ही इसको संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री इसमें वर्चुअली रूप से शामिल नहीं होंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संबोधित करेंगे और ऐसे में हरित ऊर्जा की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत अग्रणी भूमिका निभाता रहा है वैश्विक पटल पर और 21वीं सदी भारत और आसियान की सदी है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज भारत की तरफ से जब डॉक्टर एस जयशंकर अपनी बात रखेंगे तो वो कौन कौन से प्रमुख विषय हो सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उन प्रमुख मुद्दों में देखिए, एक जो फ्री नेविगेशन की बात है कि जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो भारत लगातार कहता रहा है कि जो इस पूरे इलाके में कोई यह मोनोपोली स्थापित न करने की कोशिश करे कि यह जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके का समुद्र है और खासतौर पर साउथ चाइना सी में जो समस्याएं होती हैं कि चाइना उस पर कहता है कि ये मेरा इलाका है, तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये पूरा इलाका फ्री होना चाहिए, सभी देशों को
आने जाने की छूट होनी चाहिए। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भारत लगातार उठाता रहा है और भारत इस बार भी उठाने की संभावना है कि भारत उठाएगा। अब किस तरीके से उठाएगा यह देखना होगा, क्योंकि यह जो पूरा मसला है वो पूरा मसला काफी क्लिष्ट है और इधर जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही है जिसमें कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से एक असंतुलन जैसा पैदा हो रहा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ के देश किस तरीके से इस मसले को लेंगे यह एक देखने वाली बात होगी और यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि व्यापार में कोई बाधा न पहुंचे। व्यापार में बाधा न पहुंचने के लिए जो जो उपाय हो सकते हैं, क्या क्या उपाय आसियान के सदस्य देश ले सकते हैं, क्या क्या आसियान के डायलॉग पार्टनर्स ले सकते हैं और क्या भारत ले सकता है, इसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर मसले को उठाएंगे। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि देखिए इस इलाके में जो एक सुरक्षा की बात है कि छोटे छोटे देश हैं, कई बार उनको प्राकृतिक आपदाओं से काफी क्षति का सामना करना पड़ता है और वैसे प्राकृतिक आपदाओं में भारत ने हमेशा आपको अपने को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में प्रस्तुत किया है। तो किस तरीके से उनको प्राकृतिक आपदा के समय सहायता किया और बढ़ाई जानी चाहिए, किस तरीके से भारत या अन्य देश उसमें और मदद कर सकते हैं, इस मुद्दे को भी भारत उठाएगा। और ग्रीन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग हो सकता है ताकि ये पूरा जो इलाका है क्लाइमेट चेंज से प्रभावित न हो। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे भारत आज सभी के सामने रख सकता है और अब अपनी मुखर आवाज के साथ जो दुनिया आज भारत को देख रही है, ऐसे में किस तरीके से आज भारत संबोधित करता है डॉक्टर जयशंकर के जरिए, इस पर निगाहें सभी की टिकी रहेंगी। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर मोन्था नामक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। चक्रवाती तूफान मोन्था बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भाग में बना हुआ है। ये पिछले 3 घंटों में लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा है और इसका केंद्र चेन्नई से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, काकीनाडा से 680 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व और पोर्ट ब्लेयर से 790 किलोमीटर पश्चिम में है। अगले 12 घंटों में इसके और तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। मंगलवार की शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास के तट को पार कर सकता है, जिसकी हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। दूसरी अगर बात करें अरब सागर की, तो यहाँ बना दबाव क्षेत्र फिलहाल स्थिर है और अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है। चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मछुआरों से अगले कुछ दिन तक समुद्र में ना जाने की अपील की है। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की बेल्जियम यात्रा पर ब्रसेल्स पहुंचेंगे। पीयूष गोयल यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस साफकोविक के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करने वाले हैं। ये यात्रा भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर जारी वार्ता के महत्वपूर्ण चरण में हो रही है। दोनों पक्ष व्यापक, संतुलित और परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रयासों को तेज करने में जुटे हुए हैं। इस समझौते के लिए इस महीने के शुरू में 14वें दौर की वार्ता शुरू हुई थी। पीयूष गोयल की इस यात्रा का उद्देश्य वार्ता को रणनीतिक दिशा और राजनीतिक गति प्रदान करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के बाजार पहुंच, गैर शुल्क उपाय और नियामक सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होने की संभावना है। यात्रा के दौरान अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और अधिक समन्वय की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। ब्रसेल्स में पीयूष गोयल यूरोपीय व्यापार आयुक्त सेफकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके बाद रात्रि भोज में दोनों नेताओं द्वारा भारत यूरोपीय संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि किए जाने की संभावना है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं छठ पर्व की। आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज व्रत रखने वाले लोग भगवान भास्कर को डूबते वक्त अर्घ्य देंगे और उनकी आराधना करेंगे। लोग अर्घ्य के साथ ही अपने परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी करेंगे। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और देश भर के छठ घाटों की छटा देखते ही बनती है।
भगवान सूर्य की आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कठोर तप और सदियों की आस्था समेटे हुए छठ पर्व पर व्रती महिलाएं अपने परिवारों के साथ आज छठ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगी। छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि डूबते समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ होते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। ढलता हुआ सूर्य व्यक्ति के जीवन में मेहनत और तपस्या के फल प्राप्ति के समय को दर्शाता है। मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में संतुलन और शक्ति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में सीता ने गंगा तट पर छठ पूजा की थी और महाभारत काल में द्रौपदी के भी गढ़मुक्तेश्वर में छठ पूजा करने की पौराणिक कथा लोकप्रिय है। छठ पूजा को हठ योग से भी जोड़ा जाता है, जब महिलाएं बिना कुछ खाए पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करती हैं। माना जाता है कि बिना भोजन किए लगातार पानी में खड़े रहने से अशुद्ध जीवाणु भी खत्म हो जाते हैं। ये भी मान्यता है कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से चर्म रोग नहीं होते, जबकि इससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। इस पूजा का बहुत बड़ा अपना महत्व है। ये सूर्य भगवान ही एक ऐसे भगवान है जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं। तो बस यही है, सब भगवान का हम लोग कोई रूप नहीं है, लेकिन इनको हम लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। पर ये महत्व है इस पूजा का, जिनको हम लोग 4 दिनों से बहुत नियम कानून से सब चीजों का पूजा पाठ इसमें किया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन चक्र से भी जोड़ा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी अस्त होता है वो दोबारा उदय भी होता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना कठिन समय के बाद अच्छे दिन के आने की उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। वैदिक कालखंड में भी सूर्य की उपासना ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए की जाती थी और छठ महापर्व भी इसी प्राचीन प्रथा का हिस्सा है। छठ पूजा का महत्व है कि ये स्वास्थ्य के लिए करते हैं। हमारी जो पुरानी परंपरा है वह स्वास्थ्य पर ही बना हुआ है। आज हम लोग उसी का पुनरावृत्ति करते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। सूर्य भगवान जो है, जो सदा हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। महानगरों से लेकर छोटे शहरों और गांवों तक छठ घाटों को केले के पत्तों और बांस से सजाया गया है। 36 घंटे का कठिन व्रत रख रही महिलाएं बच्चों के साथ घाटों पर भगवान भास्कर की उपासना करेंगी। अपने इष्ट देव सूर्य से संतान सुख, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करेंगी। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा हर परिस्थिति को स्वीकार कर ईश्वर का आभार व्यक्त करने की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को महापर्व छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए कहा, महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। ये त्योहार सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना करने और माँ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर होता है। मेरी मंगल कामना है कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे तथा हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करे। तो इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कि छठ की छटा कैसे बिखर रही है, कैसे सबको आलोकित कर रही है। नई दिल्ली से मोहित शुक्ला और पटना से मधुदेश नारायण जुड़ गए हैं। सबसे पहले नई दिल्ली का रुख करेंगे और मोहित से जानने की कोशिश करेंगे। मोहित, इस बार दिल्ली में छटा अलग ही दिख रही है। छठ की यमुना के अलग अलग घाट बनाए गए हैं, दिल्ली में ऐसे अलग अलग घाट बनाए गए हैं, कई व्यवस्था तैयारियां की गई हैं और कल तो वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सूर्य को अर्घ्य देंगे। देखिए भावना, सबसे पहले आपको और हमारे तमाम दर्शकों को छठ पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। पूरा देश छठ मना रहा है। अब ये त्योहार महज पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर नेपाल तक सीमित नहीं रह गया है। देश राजधानी दिल्ली, आप किसी भी कोने में जाएंगे आपको हर तरफ छठ की निराली छटा नजर आएगी। और जैसा जिक्र आप कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वासुदेव घाट में सुबह सुबह जाकर उनके अर्घ देने की बात सामने आ रही है। अब आप समझिए कि आज मां प्रत्यूषा का दिन है और आप समझिए कि आज कार्तिक शुक्ल की षष्ठी
उठी है और आज का जो अर्घ है, जो संध्या अर्घ है, उसमें हर किसी की भावनाएं जुड़ी हुई है। क्योंकि आप समझिए, वो पूर्वांचल का व्यक्ति हो, वो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हो, वो उत्तरांचल का व्यक्ति हो जिसे उत्तराखंड कहते हैं, वो नेपाल का व्यक्ति हो, बिहार का हो, आप इसे किसी दायरे में या हम किसी एक क्षेत्र में बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि अब इसको हर कोई विशाल स्तर पर मना रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें तो देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली के तमाम घाटों को सजा दिया गया है, दुल्हन की तरह सजे हुए नजर आ रहे हैं। और आप समझिए कि कभी एक वक्त वो हुआ करता था कि जब राजधानी दिल्ली और मां यमुना अपनी बदहाली और बदकिस्मती पर रोती थी, लेकिन आज वो बेबाक तस्वीरें बयां करते हुए ये कह रही है कि हाँ, मैं मां यमुना हूं, आप आइए, मेरे गोद में आइए, मेरे आंचल में आइए। और अस्तांचल में जब आप होंगे, शाम को संध्या अर्घ दे रहे होंगे, तो आप समझिए देश और राजधानी दिल्ली उन ऐतिहासिक तस्वीरों का गवाह बनेगा। ये तस्वीरें ये बता रही होंगी कि राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे ही छठ हो रही है, क्योंकि छठ से राजनीति का ग्रहण अब हट चुका है। एक सूरज की लालिमा नजर आ रही है और वो लालिमा ये कह रही है कि राजधानी दिल्ली में छठ की मनोहरम और एक अप्रतिम छटा हमें देखने को मिल रही है। और इसकी ऐसी ही तस्वीरें आपको पटना से देखने को मिल रही है, बनारस से देखने को मिल रही है, देवरिया से, बाराबंकी से, बलिया से, बहराइच से, और आप समझिए आप कहीं भी जाएंगे आपको ऐसी ही तो पूरे देश भर से इस समय छठ की छटा दिख रही है। और जैसा कि आपने कहा कि पटना में तो अलग ही छटा इस बार दिख रही होगी, क्योंकि बिहार और छठ का एक अटूट संबंध है। तो पटना ही लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, बिहार में छठ की छटा अलग ही दिखती है और यहाँ छठ एक पर्व नहीं, आस्था, संस्कृति, समृद्धि, समानता का प्रतीक है। तो इस तरीके से छठ में लोकगीतों का भी एक अलग ही महत्व है। तो किस तरीके से इस बार की छठ मनाई जा रही है बिहार में, क्योंकि यहाँ तो दो पर्व मन रहे हैं, चुनाव भी है और छठ भी है। देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि यहाँ दो पर्व मन रहे हैं, एक तो चुनाव है ही, उसके साथ में छठ का पर्व है और छठ के पर्व को लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, आस्था देखने को मिल रही है। मैं अभी पटना के गांधी घाट पे खड़ा हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे किस तरीके से अभी सुबह से ही लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। गंगा के किनारे जिन लोगों की छठी मैया मनोकामना पूरी करती हैं, वो यहीं पे प्रसाद बनाएंगे आज और शाम का अर्घ देंगे और इसके बाद यहाँ रात भर रुकेंगे और फिर सुबह का अर्घ देने के बाद वो वापस जाएंगे। जो व्रती हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। महिलाएं वहां पर जाकर के कपड़ा चेंज कर सकती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है नदी में, ताकि कोई गहरे पानी में ना जाए। और इसके साथ ही लगातार माइकिंग भी की जाएगी। अगर आप पीछे की तरफ देख सके तो एक बोट से एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग भी कर रही है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो घाटों के किनारे भी खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की बात की जाए तो मैं दिखाना चाहूंगा कि सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल मधुरेश, यानी कि सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और यही भारत की संस्कृति है, जहां रंग बिरंगे रंग हमें देखने को मिलते हैं। और ये संस्कृति जब तब ध्यान साधना से भी हमें जोड़ती है और संस्कृति से भी हमें जोड़े रखती है, साथ साथ प्रकृति से भी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका भी, और बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नया सवेरा में ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, अगर आपके पास वक्त नहीं है अखबार पढ़ने का, तो हम आपको बताएंगे कि अखबार में विभिन्न क्षेत्रों की वो कौन सी सुर्खियां हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम दोनों के हाथ में जिस तरह से आप अखबार देख रहे हैं, तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम बात करेंगे समाचार पत्रों की कौन कौन सी वो प्रमुख खबरें हैं। तो भावना, कौन सी खबर आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? बिल्कुल, पहली खबर भारत चीन संबंधों से जुड़ी हुई है और भारत चीन संबंधों को एक बार फिर से गति देने के लिए नई नई दिशा में काम किया जा रहा है। और ऐसे में 4 साल बाद भारत चीन के बीच उड़ान फिर से शुरू हुई है। आपको बता दें कि कोविड के समय ये उड़ानें रोक दी गई थी जो डायरेक्ट फ्लाइट से, लेकिन कोलकाता और ग्वांगझू रूट से ये उड़ान का आगाज हो चुका है। और आपको बता दें कि आने वाले वक्त में 9 नवंबर से शुरू होने वाली है शंघाई दिल्ली सेवा भी। और अगली खबर अगर हम आपको बताएं तो ये है प्रदूषण से जुड़ी हुई। जी हां, प्रदूषण पर अब कैसे नजर रखी जाएगी टेक्नोलॉजी के साथ। ये सेंसर होंगे जो AI के प्रयोग के माध्यम से नजर रखेंगे प्रदूषण पर। और आपको बता दें कि इस काम में दिल्ली में ही 250 से ज्यादा सेंसर लगाने की योजना बनाई गई है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से पिछले सालों की अगर बात करें तो किस तरह से प्रदूषण से दिल्ली और NCR जूझता है, तो अब उससे कैसे निजात दिलाई जा सकती है उसकी तैयारियां की जा रही है। और अगली खबर जो है वो जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई है। जल जीवन मिशन से तस्वीर बदली है और भारत सरकार ने जिस तरीके से जल जीवन मिशन पे काम किया है, ऐसे में हर घर नल जो योजना है वो साकार होती हुई नजर आ रही है और 15.72 करोड़ घरों तक पहुंच चुका है इस समय नल का पानी। और आपको बता दें कि देश भर में 9,23,297 स्कूलों और 9,66,876 आंगनबाड़ी केंद्रों पर नल लग चुके हैं। और इसके साथ अब हम आपको बताएं कि भगवत गीता के लिए क्या कुछ कहा गया है। जी हां, भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित संगमम भारतीय दार्शनिक परंपराओं का संगम, इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भगवत गीता पर बोलते हुए चीनी विद्वानों ने कहा कि गीता को भारत का दार्शनिक विश्वकोश माना जाता है और भौतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इसकी कालातीत अंतर्दृष्टि जो है वो देखने लायक है, समझने लायक है। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्य वक्ता 88 वर्षीय प्रोफेसर झांग बाओशिंग थे, जिन्होंने भगवत गीता का चीनी भाषा में अनुवाद किया हुआ है। तो अगर आज के समाचार पत्रों की बात करें तो ये कुछ प्रमुख ऐसी सुर्खियां हैं जिन्हें अलग अलग समाचार पत्रों के अलग अलग पन्नों में आज जगह मिली है। और नया सवेरा में अब समय हो चुका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरों का, यानी कि साइंस स्पार्क सेगमेंट का। तो आइए लिए चलते हैं आपको अपने सहयोगी गौरव के पास और लेते हैं साइंस से जुड़ी अपडेट्स, साइंस वर्ल्ड में हुई रिसर्च एंड इनोवेशंस। नमस्कार। वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत और साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। आज हमारे पास जो ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं है। अंतरिक्ष के रहस्यों से लेकर आपकी हथेली में मौजूद स्मार्टफोन तक, हर जगह विज्ञान ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। आज हम आपको विज्ञान की उस अद्भुत दुनिया की सैर कराएंगे जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी नई खोजों और एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे ऐसे बड़े राज खोल रहे हैं जो न सिर्फ आपको हैरान कर देंगे बल्कि हमारी दुनिया को एक दमदार नई दिशा देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यानी UCSF के वैज्ञानिकों ने पाया है कि विटामिन B12 की नॉर्मल रेंज शायद बुजुर्गों के दिमाग के लिए काफी नहीं है। उनके शोध के अनुसार जिन स्वस्थ बुजुर्गों में B12 का स्तर नॉर्मल रेंज के भीतर होने पर भी कम था, उनके दिमाग की कार्यक्षमता धीमी पाई गई है और दिमाग के व्हाइट मैटर में ज्यादा क्षति मिली है जो दिमाग के संचार के लिए जरूरी होता है। यह खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि B12 की वर्तमान पोषण संबंधी सिफारिशों यानी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस को बदलने की जरूरत हो सकती है ताकि बुजुर्गों में याददाश्त और दिमाग की कमजोरी को समय रहते रोका जा सके। वैज्ञानिकों ने एक रहस्य सुलझाया है कि कुछ रासायनिक क्रियाओं में सिंगलेट ऑक्सीजन नामक एक अजीब और बहुत सक्रिय हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन कब बनती है। ये सिंगलेट ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन और वसा को नुकसान पहुंचा सकती है और कुछ बैटरी के हिस्सों को भी खराब कर सकती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हानिकारक ऑक्सीजन तभी बनती है जब किसी रासायनिक क्रिया को होने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है। इस खोज से पता चलता है कि यह खतरनाक ऑक्सीजन कोशिकाओं के पावर हाउस में ज्यादा मात्रा में नहीं बनती है जिससे कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं।
ये जानकारी न केवल जीव विज्ञान बल्कि बैटरी की अंदरूनी होने वाली समस्या को समझने में भी मदद करेगी। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 54 प्रकाश वर्ष दूर एक असफल तारे जिसे ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं, उसके वायुमंडल में एक गैस फॉस्फीन की खोज की है। पृथ्वी पर ज्यादातर माइक्रोवेव से पैदा होती है और इसीलिए इसे जीवन का संभावित संकेत यानी कि बायो सिग्नेचर माना जाता है। हालांकि यह जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों पर भी गैर जैविक रूप से बनती है। इस वुल्फ 1130C नाम के ब्राउन ड्वार्फ में इसकी मात्रा उतनी ही मिली है जितनी वैज्ञानिकों के मॉडल में अनुमानित थी। लेकिन ये बात एक पहेली बन गई है क्योंकि बाकी के ब्राउन ड्वार्फ्स में ये इतनी मात्रा में नहीं मिली है। इस खोज से पता चलता है कि फास्फोरस रसायन विज्ञान पर वैज्ञानिक अभी और गंभीरता से शोध कर रहे हैं, जिससे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में और जानकारियां मिल सकें। वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान के एक इलाके में 7000 साल पुरानी 2 ममीज मिली हैं, जिनसे ये रहस्य गहरा गया है कि हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान कैसा रहा होगा। ये दोनों मम्मीज उस दौर की हैं जब ये सूखा रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था। हैरान करने वाली बात यह है कि इन ममीज में डीएनए की जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि उनका आनुवंशिक संबंध आज के आधुनिक इंसानों, खासकर सहारा रेगिस्तान के क्षेत्रों के लोगों से मेल नहीं खाता। उनका डीएनए उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के एक बहुत पुराने समूह से मिलता जुलता है। इस खोज से प्राचीन सहारा रेगिस्तान में रहने वाले रहस्यमय लोगों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल हुई है। वैज्ञानिकों को एक नई खोज के जरिए पता चला है कि ब्लैक होल शायद उस रहस्यमय शक्ति को पैदा कर रहे हैं जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी ही वो ताकत है जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। इस नई थ्योरी के अनुसार जब तारे मरते हैं और ब्लैक होल में बदल जाते हैं तो उनके अंदर से डार्क एनर्जी निकलती है। अगर ये बात सच साबित होती है तो ये ब्रह्मांड के फैलाव की गति को लेकर वैज्ञानिक मापों में आ रहे अंतर को सुलझाने में मदद कर सकती है और साथ ही ये भी समझा सकती है कि डार्क एनर्जी समय के साथ कैसे बदल रही है। ये विचार ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी के एक बड़े रहस्य को सुलझाने की दिशा में एक नया प्रयास है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। तुर्की के इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ताजा झड़पें हुई हैं। अफगानिस्तान सीमा के पास हुई इस झड़प में तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के 5 जवान को मार गिराया है। इजरायली सरकार ने गाजा पट्टी में मृत बंधकों के शवों को खोजने की अनुमति दी है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता शोश बेड्रोइसियन ने यरूशलेम में कहा कि इजरायली सेना की वापसी को चिन्हित करने वाली पीली रेखा के पार मृत बंधकों को खोजने की अनुमति दी गई है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 9M730 बुरुवास्टनिक स्टॉर्म पेट्रोल क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परमाणु हथियार किसी भी रक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। अर्जेंटीना के संसदीय चुनावों के शुरुआती नतीजों में राष्ट्रपति जेवियर माइली को बड़ी जीत मिली है। राष्ट्रपति की पार्टी ला लिबर्टाद अवांसा ने ब्यूनस आयर्स प्रांत में 41.5% वोट हासिल किए, जबकि पारंपरिक पेरोनिस्ट गठबंधन को 40.8% वोट मिले। और इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत के हमारे खास सेगमेंट बिजनेस ब्रीफ में। भारत को खिलौनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के मकसद से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 13,000 करोड़ रुपए की एक योजना पर काम कर रहा है। भारत से यात्री वाहनों का निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर अवधि में सालाना आधार पर 18% बढ़ा है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस 31 अक्टूबर को अपना आरंभिक आईपीओ लाएगी। कंपनी का लक्ष्य नए शेयर जारी कर 2,150 करोड़ रुपए जुटाना है। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और आज नया सवेरा के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जा रहे हैं भक्ति, संगीत और संस्कृति के अद्भुत संगम मथुरा के ब्रजरज महोत्सव की मनमोहक झलकियों के साथ। आपको बता दें, ये जो महोत्सव है वो 5 नवंबर तक चलने वाला है। आप इन मनमोहक झलकियों का आनंद लीजिए। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ मुझे, संध्या और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।